ओके, तो बच्चों अभी हम लोग अपने फिटर का सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए फिटर का 75 क्वेश्चन का सेट लेके आ रहा हूं, और आज हमारा फिटर का सेट नंबर 10वां है। इसमें भी मैं आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं आप लोग को पहले पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना है कि क्या है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है निम्न में चित्र में कौन सी फिट दिखाई गई है। आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, सर यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम में बोला जा रहा है कि बताइए चित्र में हमने कौन सी फिट दिखाई हुई है ना। अब ये कौन सी फिट है इसको कैसे समझना है हम लोगों को। आप यहां देखो, ये जो पहली बात तो ये देखो, यहां पर ये होल है ना, और बच्चों ये क्या है, ये शाफ्ट है। अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो इनका टॉलरेंस जोन बना लेते हैं। सर होल का टॉलरेंस जोन कुछ ऐसा है ना, ये होल का है, और शाफ्ट का देखिए टॉलरेंस जोन कुछ ऐसा है। आप मेरी बात समझो है ना। तो बच्चों टॉलरेंस जोन से ही हमें समझ में आता है कि ये कौन सी फिट है। सर ये होल का टॉलरेंस जोन है, और ये बताइए किसका टॉलरेंस जोन है। सर ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, होल और शाफ्ट। तो मेरे भाई अगर ये होल और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है तो कौन सी फिट है आप बताइए। तो कुछ होल बड़े हैं तो बच्चों कुछ शाफ्ट भी तो होल से बड़े हैं। तो जब दोनों चीजें होती है, मतलब कभी होल बड़े होते हैं और कुछ शाफ्ट होल से बड़ी होती है, तो ऐसी फिट को बोला जाता है ट्रांजिशन फिट। तो ये 101% जो दिखाया गया है वो हमारा ट्रांजिशन फिट है। अगर डायग्राम में ऐसा दिखाया जाता कि सारे होल्स बड़े हैं तो क्लियरेंस फिट, सारी शाफ्ट बड़ी होती तो इंटरफेरेंस फिट। ओके, तो देखो यहां पर कुछ होल, ये होल शाफ्ट से बड़े हैं है ना। सर ये होल शाफ्ट से बड़े हैं और ये होल शाफ्ट से छोटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है। बच्चों अगला सवाल आपके सामने बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल रिपीट भी हुआ है। द रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट पूछी जा रही है ना। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपसे बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट बताइए, तो ऊपर ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, और नीचे ध्यान रखिएगा डेंसिटी ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऊपर, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे, है ना। बच्चों इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। तो मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा, नॉन ऑफ दीस के साथ। सर सापेक्ष ऋणात्मकता कोई भी इकाई नहीं होती, नो यूनिट। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है ना। बच्चों बोला जा रहा है मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील का मेन घटक बताइए। तो दोस्त मेरे हाई स्पीड स्टील की जब बात करते हैं तो इसमें मेन क्या पाया जाता है। सर इसमें मेन 18% हमारा क्या होता है, टंगस्टन होता है। 18% टंगस्टन होता है मेरे भाई। 4% बताइए क्या होता है। सर 4% होता है तुम्हारा क्रोमियम, 4% होता है क्रोमियम। और बच्चों अगर बात करते हैं और आगे तो ध्यान रखिएगा 8% हमारा क्या होता है, वेनेडियम होता है। थोड़ा बोल्ड है इंटर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चल बेटा चल 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 चलना चलना चलना, कई बार हो जाता है ना। चलो आ गया। हाँ, तो मैंने ये कहा 18% टंगस्टन और 4% बताइए क्या होगा, क्रोमियम होगा। और बच्चों याद रखना 8% बताइए क्या होता है। सर 8% होता है हमारा वेनेडियम। बच्चों ये हमारा हाई स्पीड स्टील है। इसमें कई बार कार्बन की मात्रा भी पूछी जाती है, तो 0.7% हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। तो आप खुद मुझे बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक घूर्णन पर द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए नट ऑन वन रोटेशन, यानी एक रोटेशन में एक नट द्वारा तय की गई दूरी। बच्चों जब भी कभी हम लोग बोल्ट और नट सिस्टम अपनाते हैं और नट को एक राउंड घुमाते, तो नट को एक राउंड घुमाने के बाद नट कितना आगे बढ़ता है। तो एक राउंड में चली गई दूरी बताइए किस नाम से जानी जाती है। सर लीड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, लीड के नाम से जानी जाती है एक राउंड में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आइए। बच्चों अगला सवाल है डेज को घिसने से बचाने के लिए, है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई डेज है और कई बार हम लोग डेज को यूज करते हैं कंपोनेंट की जांच करने के लिए, है ना। तो बोला जा रहा है कि डेज को घिसने से बचाने के लिए हम उसमें कौन सी परत चढ़ाते हैं। तो डेज घिसे नहीं, घिसने से बचाने के लिए हम लोग जो उसमें परत चढ़ाते हैं बच्चों, वो चढ़ाते हैं टंगस्टन कार्बाइड की, है ना। और बच्चों ये इलेक्ट्रोप्लेटिन की मदद से चढ़ाते हैं टंगस्टन कार्बाइड। आपको पता है कि टंगस्टन कार्बाइड ना एक हार्ड मटेरियल होता है,
जो उसको घिसने से बचाता है। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे बोला जाए कि डेज को घिसने से बचाने के लिए हम किसकी परत चढ़ाते, डेट इज कॉल्ड टंगस्टन कार्बाइड। बच्चों अगला सवाल है 6वां नंबर कि साइज ऑफ बाउंड्री स्नैप गेज, स्नैप गेज का साइज कैसा होता है। हरा बच्चों याद रखना, जो स्नैप गेज होता है ना, इसकी मदद से हम लोग अनियमित आकार के जॉब की जांच करते हैं। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है अनियमित आकार के जॉब की जांच बताइए हम किसके थ्रू करते हैं। सर वो जॉब की आकार हम करते हैं स्नैप गेज की मदद से। स्नैप गेज ऐसा होता है। अब आप बताइए ये किस आकार का है, तो कह देना ये हमारा यू शेप जैसा है। अब देखो एल टी ए सभी यू शेप जैसा है। हरा बच्चों इसमें दो तरह के एनविल होते हैं, एक हमारा डो वाला एनविल होता है, दूसरा हमारा कह सकते हो नो डो वाला होता है। हरा मतलब इनमें से एक डो वाला होगा, एक नो डो वाला होगा। एक्चुअली में आगे होता है डो वाला, पीछे होता है नो डो वाला, ध्यान रखिएगा। और ये फिट्स होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, फिट्स होता है। ठीक है, तो स्नैप गेज का आकार यू शेप का होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए, बीआईएस के द्वारा स्लिप गेज का विशेष सेट। बच्चों स्लिप गेज का सेट होता है, विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है और बोला जा रहा है कि उस गेज में पीस, नंबर ऑफ पीसेस बताइए कितने पीसेस होते हैं। तो जो हम लोग गेज इस्तेमाल करते हैं ना, स्लिप गेज, अगर कोई आपसे पूछे कि स्लिप गेज में बताइए कितने पीस होते हैं स्लिप गेज, तो कहना स्लिप गेज में नंबर ऑफ पीसेस की संख्या होती है 112। टोटल ध्यान रखना उसमें 112 पीस होते हैं। स्लिप गेज को पता है एक और नाम से भी जाना जाता है बच्चों, स्लिप गेज को हम लोग एक और नाम से भी जान सकते हैं, उसको बोला जाता है जोहानसन गेज। क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है जोहानसन गेज। तो जोहानसन गेज जो है वो स्लिप गेज का दूसरा नाम है। बच्चों ध्यान रखना स्लिप गेज में अलग अलग मोटाई की प्लेटें होती है, लेकिन उनका जो एरिया होता है वो एरिया जरूर पूछा जाता है 32/9, है ना। तो 32/9 ये उसका कह सकते हो एरिया होता है, तो तुमसे एरिया भी पूछा जाए तो याद रखिएगा। बच्चों स्लिप गेज की हार्डनेस पूछी जाती है, कितनी हार्डनेस होती है, 63 HRC की हार्डनेस होती है। 63 HRC की हार्डनेस हमारी स्लिप गेज में होती है। हालांकि इन्होंने सिर्फ संख्या पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ए 112 के साथ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ एक सवाल देखो इस तरह का छूट रहा था, मेरे माइंड में हर एक चीज रहती है कि हमने क्या पढ़ा दिया क्या नहीं। जैसे कि वाला सवाल भी हमसे छूट रहा था, बोला जा रहा है चित्र में दर्शाया है एंगल स्लिप गेज का मान बताइए। इन्होंने ये एंगल स्लिप गेज है। बच्चों इस एंगल स्लिप गेज में ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं सबसे पहले 2 बातें सुनिए आप लोग, तब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। देखो सबसे पहला आपको बात याद रखनी है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मिनट को ध्यान रखना, एक सिंगल डैश से शुरू करते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट। और बच्चों अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में क्या होता है, तो कह देना 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड को हम ध्यान रखना डबल डैश से शुरू करते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। दूसरी बात बच्चों, जब भी कभी आपको सामने एंगल ऐसे दिखाई दे, है ना बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि हम एंगल को कैसे माप रहे हैं, है ना। तो बच्चों ये हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव में मापा जाएगा। दूसरा, अगर आपको त्रिभुज का एंगल ऐसे दिखाई दे, ये ऐसे ये वाला त्रिभुज दिखाई दे, तो हम लोग हमेशा जो एंगल को मापेंगे इसमें ये नेगेटिव में मापेंगे। तो कब हमें कोण को त्रिभुज में को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, आप ये देख लो। चलो अब सवाल देखिए बच्चों, आप लोग को डायग्राम हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो साफ सुथरा, मैं बना के दिखा देता हूं। सबसे पहला ये जो है ये इस तरह से बनाया गया है, ऐसे ये कितना है सर, ये जो बना के दिखाया गया है ये है 27 डिग्री। 27 डिग्री, चल बेटा ओके। फिर ये क्या है सर, ये ऐसे बना के दिखाया गया, ऐसे। ये कितना है सर, ये 9 डिग्री, ना ये क्या है सर, ये ऐसे है, ऐसे। ये कितना है, ये 3 डिग्री। फिर इसके बाद ये क्या है सर, ये ऐसे है, ऐसे। आप बताओ ये क्या है सर, ये 27 मिनट है, 27 मिनट। आप ध्यान से देखते रहिएगा, ये डायग्राम ऐसे है, ऐसे। इसको बताइए क्या दिखाया गया है सर, इसको दिखाया गया है 9 मिनट। और मेरे भाई ये डायग्राम ऐसे है, कुछ ऐसे। ये क्या है सर, ये 18 के ऊपर 2 डैश यानी 18 सेकेंड, ऐसे सवाल है। तो तब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, अब सोचिए। तो बच्चों कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमें डिग्री को डिग्री के साथ जोड़ना है या घटाना है, मिनट को मिनट के साथ जोड़ना है या घटाना है, और उसके अनुसार हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो 27 ऐसे त्रिभुज है, फिर ये ऐसे, तो एक तो 27 डिग्री, ये 27 डिग्री है, ये उल्टा होगा, ये कैसा लिया जाएगा सर, ये पॉजिटिव होगा
ये नेगेटिव हो रहा, ये नेगेटिव हो रहा, अब मेरी बात समझो, ये नेगेटिव हो रहा, ये नेगेटिव हो रहा और ये पॉजिटिव हो रहा। आपने इस तरह से लिख लिया। अब 27 डिग्री है तो डिग्री तो डिग्री के साथ जोड़िए, घटाइए, 27 -9 -3, तो 27 में से देखो -9 घटाएंगे 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15। तो सर सबसे पहले तो हमारे पास 15 डिग्री आ गया। हमने डिग्री डिग्री कैलकुलेट कर लिया। मिनट देखिए सर, मिनट ये देखिए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो 9 और 27, सर 9 और 27 36 मिनट, लेकिन 36 मिनट माइनस में होंगे तो हम लोग माइनस का 36 मिनट कह सकते हैं। ये देखिए सर, ये 18 सेकेंड है ना, और ये हमारा 18 सेकेंड हमारा प्लस में हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है किसी भी तरह से। तो कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व हो जाएगा सर, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इस 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? सर 15 डिग्री लिखा जा सकता है 14 डिग्री 60 मिनट। अब 60 मिनट में से अगर 36 मिनट चला जाएगा, 60 में से 36 मिनट जाएगा, तो बताइए 60 में से अगर 36 मिनट जाएगा तो कितना बचेगा? 24 मिनट। तो 14 डिग्री 24 मिनट प्लस 18 सेकेंड, तो सवाल का सही उत्तर तो आ गया ना, 14 डिग्री 24 मिनट 18 सेकेंड। ये लो आ गया 14 डिग्री 24 मिनट 18 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। खैर, तो इस तरह का जोड़ना इसे बोलते हैं एंगुलर स्लिप गेज। और मैं आपको पहले बता दूं, आप लोगों को ये चीज जोड़नी आनी चाहिए, है ना। अब देखो होता क्या है कि बड़ी आसान सी चीज होती है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती, बहुत पहले क्वेश्चंस आते भी थे इस चीज के, है ना। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो 9वां। बोला जा रहा है यदि साइन बार 200 mm लंबाई का है और 30 डिग्री का कोण बनाता है तो बताइए गेज की ऊंचाई का मान क्या है ना। बच्चों यहां पर एक साइन बार दिखाया गया, हालांकि मैंने साइन बार के बारे में बताया है कई बार, आप चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो ऐसे। साइन बार की लंबाई 200 mm, ये 200 mm हो गया, देखो, और ये एंगल बताइए कितना है? सर ये एंगल 30 डिग्री का है। तो बताइए स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इन्होंने बोला है स्लिप गेज की ऊंचाई क्या होगी, एच क्या होगा, एच क्या होगा। तो मेरे भाई अगर ये एच की वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे एच निकालेंगे, ध्यान सुनो। तो अगर मैं यहां पर साइन 30 का मान निकालता हूं, साइन 30 बताइए क्या हो जाएगा? लंब बटे टर्न, ऐसा हो जाएगा। साइन 30 8/2 और 8/2 करेंगे तो हाइट ऑफ स्लिप गेज जो है वो 100 mm आ जाएगा, देख लो। तो हाइट ऑफ स्लिप गेज का जो मान आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? सर 100 mm आ जाएगा हमारे हाइट ऑफ स्लिप गेज का मान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, अगला सवाल है कि फिटो की आईएस प्रणाली में बड़ा अक्षर किसको शो करता है? जब आप लोग लिमिट फिट टॉलरेंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें बोला जाता है कैपिटल अक्षर, तो कैपिटल अक्षर वो होल को शो करता है, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सब होल को शो करते हैं, जबकि स्मॉल अक्षर वो सब शाफ्ट को शो करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जब भी कभी होल सिस्टम या शाफ्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो कैपिटल वाले अक्षर हमेशा होल को शो करते हैं, और स्मॉल वाले अक्षर जो है वो बताइए किसको शो करते हैं? सर शाफ्ट को शो करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला, Which of the following material has the maximum brittleness? आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सा मटेरियल है जिसकी ब्रिटलनेस सबसे ज्यादा है, भंगुरता सबसे ज्यादा है? तो मेरे भाई कहना कि इसमें से देखो कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास भंगुरता बहुत ज्यादा होती है। ब्रिटलनेस के मामले में, भंगुरता के मामले में सबसे आगे कास्ट आयरन है। भंगुरता का मतलब क्या होता है? सर भंगुरता का मतलब होता है इंपैक्ट लोड लगाइए कई टुकड़ों में टूट जाए, भंगुर है, और कास्ट आयरन ऐसा ही होता है। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन अ प्लेनिंग मशीन इज नेसेसरी। बच्चों बोला जा रहा है प्लेनिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या करता है? बच्चों ध्यान से सुनो, इन्होंने प्लेनिंग मशीन के बारे में पूछा है, और प्लेनिंग मशीन में देखो क्या होता है कि फॉरवर्ड मोशन खाली जाता है, बैकवर्ड में कटाई होती है। तो बैकवर्ड में कटाई होती है तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड मोशन को फास्ट करेगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड मोशन में कोई कटाई नहीं होनी, उसे फास्ट कर देगा। रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, इंक्रीज ऑपरेशन टाइम, है ना। हैव स्मूथ सरफेस, अवॉइड डलिंग ऑफ अ टूल पॉइंट, ये सब देखो पहला और दूसरा आंसर तो देखो कोई मतलब ही नहीं है। रिड्यूस ऑपरेशन टाइम ये एकदम सही हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे ही मैंने कहा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तो इसका मतलब ये है कि वो जो खाली समय जा रहा था, मतलब जिसपे कटाई नहीं हो रही थी, खाली वाला ऑपरेशन जा रहा था, सर खाली वाले ऑपरेशन को फास्ट कर दे रहा, तेज कर दे रहा। तो जैसे खाली वाले ऑपरेशन को तेज कर दे रहा तो और जो कटिंग समय है वो कटिंग समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर कटिंग समय हमारा कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट,
फेस प्लेट आप बताओ इनमें से किसको जोड़ने के लिए यूज में लाई जाती है? ये भैया उसका लेथ सवाल है, फेस प्लेट के बारे में सवाल है। तो व्हाट इज द फेस प्लेट यूज्ड टू होल्ड? फेस प्लेट बताइए इनमें से क्या पकड़ती है ना? तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमारा फेस प्लेट होता है वो अनियमित आकार के जॉबों को पकड़ता है। सर फेस प्लेट अनियमित आकार के जॉबों को पकड़ता है हमारा फेस प्लेट। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर जाएगा। एक तरह से मैंड्रिल, मैंड्रिल का नाम सुना होगा। मैंड्रिल क्या काम करता है? तो बच्चों मैंड्रिल जो होता है वो हॉलो जॉब को पकड़ता है। तो हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए हमें मैंड्रिल इस्तेमाल करना होता है। ओके, स्क्वायर जॉबों को पकड़ने के लिए हम लोग मेनली इस्तेमाल क्या करते हैं? तो रहना स्क्वायर जॉबों को पकड़ने के लिए हम मेन इस्तेमाल करते हैं फोर्जा चक। फोर्जा चक हम लोग स्क्वायर जॉब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, हटा देखिए, लंबी जॉब के बीच लटकने से कौन सी युक्ति सहारा देती है? देखो जब भी कभी लेथ मशीन में कभी आपको लंबा जॉब मशीनिंग करना हो, है ना, बहुत लंबा जॉब मशीनिंग करना हो, तो बच्चों लंबे जॉब को मशीनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच में से एक सहारा दे देते हैं। आपको पता है इस सहारे का नाम क्या होता है? सर इस सहारे का जो नाम होता है मेरे भाई, सर इस सहारे का नाम होता है, इसको बोलते हैं रेस्ट, है ना, रेस्ट। ठीक है, दो तरह के रेस्ट होते हैं, एक होता है स्टडी रेस्ट, एक होता है फॉलोअर रेस्ट। स्टडी रेस्ट, फॉलोअर रेस्ट, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसको हम लोग स्टडी रेस्ट या रेस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही एक आंसर है। स्टडी, स्टडी तो भी रेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक मिनट रुकिए, मैं मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ कर दूं, बहुत फोन आने लगे। चलो अगला सवाल देखिए। यदि आप विषम आकार की जॉब की फेसिंग करना चाहते हैं, है ना, विषम आकार की जॉब की फेसिंग करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से किसमें पकड़ेंगे? अब ये सवाल थोड़ा उल्टा करके पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, फेस प्लेट जो है वो हमेशा विषम आकार के जॉब को पकड़ता है। अगर आपके पास कोई ऐसा जॉब है जो हमारा इरेगुलर शेप का है तो वो हम फेस प्लेट पकड़ेंगे। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है 16वां नंबर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैन बी प्रोड्यूस्ड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसमें प्रोड्यूस की जा सकती है? भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती क्या है? पहले तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? तो बच्चों होता क्या है कि जैसे कि मेरे पास ये कोई रॉड है, अगर इसमें हम दोनों तरफ तनाव बल लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो मेरे भाई इसकी जो लंबाई है वो लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और डायमीटर कम हो जाएगा। लंबाई बढ़ जाएगी, यानी जो लंबाई पहले एल थी मेरे भाई, वो लंबाई बताइए कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। ओके, तो आप मुझे बताओ जरा क्या होगी अनुदैर्ध्य विकृति? तो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई, ये हमारा अनुदैर्ध्य विकृति होगी, है ना। और लेकिन लंबाई आती किस में है? आप खुद मुझे बताओ, लंबाई क्या द्रव में आती है? नहीं सर। क्या गैसों में आती है? नहीं सर। ऑप्शन नंबर ए। तो अनुदैर्ध्य विकृति जो है केवल और केवल ठोसों में मिल सकती है, किसी और चीज में नहीं मिल सकती। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, प्रतिबल विकृति आरेख। बच्चों बोला जा रहा है प्रतिबल विकृति आरेख किसके बीच संबंध बनाता है? देखो जब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व खींचते हैं ना, तो वाई एक्सिस में बताइए हम लोग क्या लेते हैं? सर वाई एक्सिस में लेते हैं स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस में बताइए क्या लेते हैं? स्ट्रेन, है ना। और कुछ इस तरह से माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, ऐसे आता है ना। इसमें बहुत सारे पॉइंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है ना। एक इलास्टिक पॉइंट होता है, फिर सॉरी पहले प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है, फिर इलास्टिक पॉइंट होता है, फिर अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, है ना, सीडी, फिर अल्टीमेट पॉइंट, उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट, इस तरह से कुछ पॉइंट होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, बच्चों ध्यान रखना, ये प्रतिबल और विकृति के बीच आरेख बताता है। इसमें देखो एक सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बताता है? ये सवाल आता है ना। तो प्रतिबल विकृति आरेख के बीच का ये जो एरिया है दोस्त मेरे, ये बताता है आपको टफनेस। और हमेशा इस बात को याद रखना, टफनेस का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होता है। टफनेस की एक परिभाषा भी होती है जो टेक्निकली दी जाती है। टफनेस क्या है? तो कह देना इकाई आयतन की ऊर्जा, है ना। ध्यान से सुनो, टफनेस की परिभाषा क्या होती है? इकाई आयतन में संचित ऊर्जा।
इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, ध्यान रखना इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को बताइए किस नाम से जाना जाता है? सर टफनेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चलो 18वां नंबर। दोनों इस तरह के सवाल छूट रहे थे, मैंने सोचा इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि यही तो मेन मैकेनिकल की जान होती है। तीन सामग्री एबीसी का प्रतिबल विकृति आरेख दिखाई दिया है, तो बताइए इनमें से किसका अधिकतम प्रत्यास्था मापांक होगा, है ना बच्चों। इन्होंने बोला है कि प्रतिबल विकृति आरेख दिखाया है तीन वस्तुओं का, तो बताइए अधिकतम इलास्टिक कोएफिशिएंट किसका होगा। अब यहां देखो एक चीज तुम समझो बच्चों, अगर मैंने वाई एक्सिस में प्रतिबल लिया है और एक्स एक्सिस विकृति ली और मैंने कोई कर्व खींचा, तो इस कर्व की जो स्लोप होती है ना वो यंग मापांक बताती है ना। अगर कोई पूछे कि प्रतिबल विकृति आरेख की स्लोप आपको क्या बताती है, तो कह देना यंग मापांक बताती है, यंग मापांक बताती है। अब आप बताओ, अगर मैं कह दूं कि इनका जो यंग मापांक है, जैसे कि ए का यंग मापांक ई ए, बी का यंग मापांक ई बी और सी का यंग मापांक ई सी, तो आप मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा कौन होगा? तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, हरा। तो बच्चों इन तीनों में अगर मैं पूछूं कि यंग मापांक सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बी का होगा, मेरे भाई उससे कम सी का होगा। बोलो दोस्त, तो सबसे ज्यादा इन्होंने क्या बोला? अधिकतम प्रत्यास्था मापांक। सर अधिकतम प्रत्यास्था मापांक ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है, सर ए का होगा। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। आप मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है ना, इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक बताइए कौन है। तो बच्चों मैंने पहले भी कहा था इलास्टिसिटी कैसे पता चलती है, जब मैं कहता हूं मोर इलास्टिक, है ना, तो इलास्टिसिटी हमेशा ध्यान रखना उसके यंग मापांक से पता चलती है, यंग मॉडुलस से पता चलती है। इस बात को याद रखिएगा, मतलब जिस पदार्थ का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। और बच्चों रबड़, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम में से स्टील का यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है? मैंने कल के लेक्चर में शायद बताया था 200 जीपीए। सबसे ज्यादा यंग मापांक सर स्टील का होता है, इसीलिए ध्यान रखना स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 20वां नंबर, बताइए बताओ सवाल का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर किसके साथ जाना चाहिए? धातु का वह गुण जिसके कारण वह कटिंग करने की क्षमता रखता है, काटने की क्षमता रखता है ना। ध्यान रखना धातु का वह गुण जिसके कारण वो काट सकता है, दूसरे मटेरियल को काट सकता है, उस गुण को हार्डनेस कहते हैं। आप देखो जितने भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, चाहे वो हाई कार्बन स्टील हो, चाहे हाई स्पीड स्टील हो, सबके पास हार्डनेस का गुण होना चाहिए, तभी वो दूसरे मटेरियल को काट सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट आइए, बोला जा रहा है अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस, भंगुरता के विपरीत गुण बताइए कौन सा है। हाँ देखो, तो बच्चों ध्यान रखना भंगुरता के विपरीत गुण होता है टफनेस, है ना। ध्यान रखना भंगुरता का जो विपरीत गुण होता है वो क्या होता है? टफनेस होता है। और मैंने कई बार बताया है कि जब पदार्थ में टफनेस आ जाती है तो उसकी भंगुरता अपने आप कम हो जाती है, और पदार्थ में अगर भंगुरता आ जाती है तो टफनेस अपने आप कम हो जाती है ना। तो टफनेस और भंगुरता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए 22वां, धातु का वह गुण जब उस पर ताप व दबाव डाला जाता है तो वो अपना आकार बदल लेती है। सवाल यह है कि धातु का वह गुण जिसपे उस पे ताप या दबाव डाला जाता है तो अपना आकार बदल लेती है। लाइन को फोकस कीजिएगा, आकार बदल लेती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आकार बदल लेती है और वापस अपने आकार में आ जाती है, नहीं लिखा ना, सिर्फ इतना लिखा है धातु का वह गुण जिससे वो अपना आकार बदल लेती है। तो सर इसका आंसर प्लास्टिसिटी के साथ जाना चाहिए। सर प्लास्टिसिटी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे ताप या दबाव लगाने पे वो अपना आकार बदल लेती है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइम 23, किस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जा सकती है? आप बताओ इनमें से वो कौन सा गुण है जिसके कारण हम धातु की पतली तार बना सकते हैं? पतले तार लिखा है ना, ठीक है। तो बच्चों अगर किसी वायर को खींचकर हमें पतला वायर बनाना है ना, तो बच्चों उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो कह देना उसके अंदर होनी चाहिए डक्टिलिटी। हिंदी में बताइए इसको किस नाम से जानते हैं? सर हिंदी में इसको बोल देते हैं तन्यता, तन्यता बोलते हैं। तो किस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जाती है? कह देना डक्टिलिटी के कारण, तन्यता के कारण बनाई जाती है। और हमेशा इस बात को याद रखना तन्यता उसी मटेरियल में ज्यादा होगी जिसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। हाँ, तन्यता उसी मटेरियल में ज्यादा होगी जिसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो बच्चों डक्टिलिटी, तन्यता का गुण हमारे सोना में बहुत ज्यादा होता है, गोल्ड में,
चांदी, एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से इनके तार बनाए जाते हैं। इनके क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखो अभी तक मुझे लगता है कि शायद ये और पिछला वाला लेक्चर है जिसमें मैंने प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन डाला है। अरे शुरुआत के किसी भी सेट में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन नहीं था। ओके, सवाल देखिए क्या है, धातु के टुकड़े गुणे के कारण इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। बच्चों ध्यान रखना, धातु की पतली पतली चादर बनाने के लिए उसके पास जो गुण होना चाहिए वो गुण होना चाहिए आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। सर आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि जब उसे आप पीटोगे तो वो पतले पतले फैल जाए, है ना। तो आघात वर्धनीयता को ही हम इंग्लिश में बताइए क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी, है ना। जब आप सीट मेटल शॉप में जाते हो ना तो सीट मेटल शॉप में मेलेबिलिटी का गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेलेबल मतलब सीट मेटल शॉप में हम जो हैमर यूज करते हैं उसका नाम मैलेट होता है। लकड़ी का जो हैमर होता है वो मैलेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, यदि ताप बढ़ जाए तो बताइए प्रत्यास्थ गुणांकों पर क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे बताना इलास्टिक कोएफिशिएंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों मैंने कई बार बताया है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ की जो इलास्टिसिटी है, पदार्थ की इलास्टिसिटी वो कम हो जाती है ना। लेकिन सवाल में तो प्रत्यास्थ गुणांक बोला जा रहा है। एक्चुअली में प्रत्यास्थ गुणांक है क्या? जो आप लोग पढ़ते हो ना, कैपिटल ई, कैपिटल जी, कैपिटल के, इनको ही प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। ध्यान रखना, तापमान बढ़ाने से हमारी प्रत्यास्थ गुणांक भी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। बच्चों इसके लिए एक नियम दिया था और वो नियम था हुक का नियम। कौन सा नियम था? हुक का नियम। हुक का नियम, हुक का नियम याद रखिएगा। जब हम कहते हैं हुक का नियम क्या है, तो हुक के नियम का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर आने वाला प्रतिबल उसकी विकृति के समानुपाती होगा, है ना। आने वाला प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा, यही हमारा हुक का नियम है। इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार क्वेश्चन आता है हुक का नियम कहां तक वैलिड होता है। तो बच्चों ये हमारा कह सकते हो कहां तक वैलिड हो सकता है। किताबों में आपको मिलेगा, जो वो मैं बता दे रहा हूं, है ना। किताबों में आपको मिलाएगा इलास्टिक लिमिट। तो हुक का नियम कहां तक वैलिड होता है? सर इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, किस मशीन टूल को मदर मशीन टूल के नाम से जाना जाता है? मदर मशीन टूल, देखो भैया सारी मशीन टूल की जननी मदर मशीन टूल। हम लोग मदर मशीन टूल किसको बोलते हैं? तो कह देना मदर मशीन टूल बोलते हैं लेथ मशीन को। किसको बोलते हैं? लेथ। अरे बच्चों शुरुआत में लेथ मशीन को हम लोग किससे चलाते थे? इंजन से, इंजन से चलाते थे। इसीलिए इस मशीन का एक और नाम भी होता है इंजन लेथ। इंजन लेथ। लेथ मशीन में हम जॉब को बिटवीन द सेंटर पकड़ते हैं, इसीलिए इस मशीन को कई बार हम लोग सेंटर लेथ के नाम से भी जाना जाता है ना। इस मदर ऑफ मशीन टूल भी हम लोग लेथ मशीन को कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। नेक्स्ट आइए 27 नंबर, बताइए उत्तर क्या कहता है? बच्चों बोला जा रहा है 27 में लेथ मशीन के किस भाग में हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है? बच्चों हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हमेशा इस बात को याद रखना, ये जो हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लिखी है ना, ये एक मटेरियल में बहुत तरह पाई जाती है। उस मटेरियल का नाम है कास्ट आयरन। अब आप ये देख लो कि हम इनमें से कौन सा पदार्थ कास्ट आयरन का बनाते हैं, है ना। तो मशीन का बच्चों जो बेड होता है ना, वो किसका बनाया जाता है? तो कह देना मशीन का जो बेड है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा सर, मशीन का बेड। क्यों भाई, क्यों कास्ट आयरन बनाते हैं? क्योंकि इसके पास कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। इसके ऊपर 10 नहीं जाने जितना वजन रख दिया जाए तब भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 28 नंबर। बच्चों 28 नंबर देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ टेल स्टॉक। आप मुझे बताओ इनमें से कौन टेल स्टॉक का लक्षण नहीं है? पहला देखिए, यह वर्ट पीस को पकड़ता है, गलत। अब यही गलत हो गया। वर्ट पीस को पकड़ने का काम टेल स्टॉक का है ही नहीं। वर्ट पीस को पकड़ने का काम तो स्पिंडल का, फेस प्लेट, एंगल प्लेट, बहुत सारी चीजें। डिल और रीमर इसमें बांधे जाते हैं। हाँ, टूल बांधे जाते हैं, एकदम सही है, वो भी डिल रीमर। यह स्पिंडल में डेड सेंटर बांधा जाता है, एकदम सही। इट इज यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग ऑफसेट मेथड। अरे यार ये भी सही है। इन्होंने क्या बोला था सर? इन्होंने बोला था टेल स्टॉक का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो बच्चों कहना ऑप्शन नंबर ए, ये वाला लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। इट होल्ड द वर्ट पीस, ये हमारा टेल स्टॉक का लक्षण नहीं है। टेल स्टॉक भी किसका बनाया जाता है? किस मटेरियल का बनाया जाता है? कह देना कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट है, लेथ में टेपर के वर्तन के लिए इनमें से कौन सा उपयोग नहीं है? ठीक है,
टेपर टर्निंग के लिए बताइए इनमें से कौन सी विधि उपयोगी नहीं है ना? टेपर टर्निंग का नाम सुना है ना? देखो, टेपर टर्निंग कंपाउंड स्लाइड से भी होती है, टेल स्टॉट ऑफसेट से भी होती है, फॉर्म टूल से भी होती है, टेपर अटैचमेंट से भी होती है, लेकिन इन्होंने एक विधि का नाम लिखा है टॉप स्लाइड मेथड। बच्चों, टॉप स्लाइड मेथड से टेपर टर्निंग होती नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या कभी आपने सुना है टेपर टर्निंग हमने टॉप स्लाइड मेथड से कर दी? नहीं, है ना? ऑप्शन नंबर डी। तो ये विधि जो है उपयोग में नहीं लाई जाती और बाकी सारी विधि उपयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट 30 नंबर बच्चों बोला जा रहा है मैग्नेटिक चक को आप बताओ इनमें से किसमें पकड़ोगे, है ना? मैग्नेटिक चक से क्या पकड़ा जाता है? सर देखो, नाम से स्पष्ट है मैग्नेटिक चक, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग इसमें वही जॉब पकड़ सकते हैं जो लोहे के साथ आकर्षण करे। हाँ, और लोहे के साथ आकर्षण करने का मतलब हमारा मतलब चुंबक के साथ आकर्षण करने का मतलब लोहा हो जाएगा, तो लोहे को ही हम मैग्नेटिक चक में पकड़ सकते हैं। आप देखो, लकड़ी तो नहीं पकड़ सकते भाई, है ना? चलो नेक्स्ट आइए, देखो अगला 31 नंबर, द बेस्ट वे टू अवॉइड एक्सीडेंट को दूर करने का या हटाने का सबसे अच्छा तरीका बताइए कौन सा? पहला, सुरक्षा उपकरण को पहने। दूसरा, जांच मशीन और कार क्षेत्र से संबंधित सावधानियां पालन करें, अपने तरीके से कार्य करें, है ना? अपना तरीके से कार्य करें, ये तो सबसे बेकार है। किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करें। बच्चों, इन्होंने बोला है दुर्घटना को टालने का सबसे अच्छा कारण बताइए। तो मेरे भाई ये बताओ, इनमें से सबसे बढ़िया कारण क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा कारण यही हो सकता है कि किसी कुशल कारीगर की तरह कार्य करे, क्योंकि अगर कुशल कारीगर है ना, तो बाकी सारी खूबी जैसे कि सुरक्षा उपकरण पहनना, सावधानी से काम करना, नियमों का पालन करना, वो सब इसमें आ जाएगा। तो अगर आप कुशल कारीगर की तरह काम करते हैं तो इसका मतलब आप दुर्घटना को टाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार की जाती है? आप मुझे बताओ, इनमें से किसमें लगी आग में बुझाने के लिए शीतल जल मतलब ठंडे पानी। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर बात पूछा जाता है कि बताओ पानी से हम कौन से तरह की फायर को बुझाते हैं, तो जो क्लास ए फायर होता है ना, क्लास ए फायर, अरे सर क्लास ए फायर में क्या आता है? तो बच्चों, क्लास ए फायर में ठोस ईंधन आते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, अरे तो लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, इन सबको बुझाने के लिए हम ज्यादातर पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्लास ए फायर। आंसर बताइए क्या जाएगा? सर आंसर जाएगा कागज के साथ, पेपर के साथ। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बताओ अगला सवाल देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 से ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट का कारण क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप ड्रिलिंग कर रहे हो और ड्रिलिंग करते समय कई बार क्या होती है कि ओवरहीट हो जाती है, उसका कारण पूछा जा रहा है कि ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। पहला देखिए, ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ना, कारखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, चिप्स का फ्लूइड ब्लॉक हो जाता है। देखो, अगर ये फ्लूइड ब्लॉक हो गया तो ड्रिलिंग ही नहीं होगी, ओवरहीट नहीं, ड्रिलिंग ही नहीं होगी। बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा क्लियरेंस एंगल सही नहीं देना, है ना? आपको मैं बता दूं, बोर्ड ने भी इसी आंसर को सही माना है और यही इसका सही आंसर है कि क्लियरेंस जब हम सही नहीं देते हैं, गैप अच्छे से नहीं देते हैं, जिससे कि मटेरियल बाहर आ जाए, तो सर वहां पर जो है हमारा जो ड्रिल बैठे वो ओवरहीट हो सकता है। बच्चों, इसमें एक सवाल आता है कि ड्रिल में फ्लूट क्यों दी जाती है? वो जो नालियां बनी होती है वो क्यों दी? नालियां बन दी जाने के दो रीजन होते हैं। एक तो अच्छे से लुब्रिकेंट अंदर जाए, एक पहला रीजन, और दूसरा चिप हमारा बाहर आए। तो चिप को बाहर आना और लुब्रिकेंट को अंदर जाने के लिए हम नालियां देते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आइए बच्चों, 34 नंबर सवाल देखिए बच्चों। बोला जा रहा है प्रति 1 इंच में 20 दांते वाले फाइल लगभग कौन सी उसके नाम से जाना जाता है? 1 इंच में 20 दांते। कई बार ये सवाल ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि 1 इंच में 25 mm होते, 25.4 mm, तो ऐसा भी लिख सकता है कि 25 mm में 20 दांते, ऐसा भी लिखा सकता है। ठीक है, अगर 25 mm में 20 दांते हैं तो बताइए वो कौन सी फाइल है? अब 25 mm लेंथ हो रही, ठीक ठाक लेंथ हो रही, उसमें 20 दांते हैं, तो बच्चों ऐसी फाइल को हम लोग रफ फाइल के नाम से जानते हैं। कौन सी फाइल? रफ फाइल के नाम से। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास पहला दाता हो गया, ये दूसरा ऐसे ऐसे देखो, तो दो लगातार दांतों के बीच की दूरी को क्या नाम से जाना जाता है? पिच। तो 25 mm में कितने? 20 दांते। तब कह सकते हो कि या 1 इंच में 20 दांते, ऐसी फाइल को हम रफ फाइल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 35, ये बड़ा अच्छा सवाल है, वेल्डिंग का सवाल है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर फिलर मटेरियल, आप बताओ इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें फिलर मटेरियल की नीड नहीं है ना। बच्चों फिलर मटेरियल का काम क्या होता है कि जब दो पदार्थों को हम जोड़ते हैं तो उनके बीच का जो गैप है उस गैप को कम कर सके, गैप को भर सके, सर उसके लिए फिलर मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन जब भी कभी हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं ना बच्चे, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमें फिलर मटेरियल की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि जिन दो पदार्थों को हमें जोड़ना होता है, सर उन दो पदार्थों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, है ना, और इनके ऊपर जो है हम इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं, इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं, और इलेक्ट्रोड फिट करने के बाद इसमें करंट बहाकर, है ना, इसमें ऐसे करंट बहाकर, ऐसे करंट बहाकर हम लोग प्रेशर देते हैं। लेकिन प्रेशर देने से पहले जब करंट बहेगी ना तो यहां हीट उत्पन्न हो जाएगी, और हीट उत्पन्न होगी, प्रेशर देंगे, आपस में जुड़ जाएगा, ये है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें हमें फिलर मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मेल्ट करके चिपक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए 36। बच्चों 36 नंबर देखो क्या बोला जा रहा है। 36 नंबर ये कि बेल्ट के स्लिप होने से बेल्ट के ड्राइव का वेग अनुपात क्या हो जाता है। बच्चों बेल्ट में जब स्लिप होती है तो वेलोसिटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है, वेग अनुपात पे क्या फर्क पड़ता है। याद करो मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी रेशियो वीआर बराबर होता है d1 अपॉन d2, और जब स्लिप दी रहती है बच्चों तो 1 माइनस एस अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो जाता है, या फिर 1 माइनस s1 अपॉन 100। एक स्लिप दी जाए तो ये, दो स्लिप दी जाए तो वो। सर स्लिप की वजह से 1 माइनस एस अपॉन 100 लगाना पड़ा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि स्लिप जहां जहां आएगी वहां वहां वेलोसिटी रेशियो कम हो जाएगा। तो बेल्ट ड्राइव में जब भी मेरे दोस्त स्लिप आती है तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, उसका जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या हो जाता है, सर कम हो जाता है ना। तो इट डिक्रीज, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा कि बेल्ट के स्लिप होने की वजह से वेलोसिटी रेशियो कम हो जाता है। नेक्स्ट 37। निम्न में से किस सामग्री का उपयोग बेरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता। आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सी सामग्री है जिसका उपयोग बेरिंग बनाने के लिए नहीं करते, है ना। वैसे शाफ्ट जब घूमती है तो घूमती हुई शाफ्ट को सहारा देना, घूमती हुई शाफ्ट को सहारा देने के लिए हम बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कई बार शाफ्ट घूमती भी नहीं है, कई बार शाफ्ट घूमती भी नहीं है और रेसिप्रोकेटिंग करती है, तब भी वहां बेरिंग देते हैं। तो बच्चों बेरिंग क्या मतलब होता है कि लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है, सहारा भी देता है, हर वो चीज करता है। तो हम क्रोम स्टील की बेरिंग बनाते हैं, ब्रॉन्ज स्टेनलेस स्टील की बनाते हैं, लेकिन लकड़ी की कभी बेरिंग बना ही नहीं सकते। ये तो सहारा देने पे ये टूट भी जाएगा और ऊपर से लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल भी लकड़ी के साथ हो ही नहीं सकता, तो लकड़ी की कभी बेरिंग नहीं बन सकती है। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों 38 नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझना। यदि लीड का मान पिछले मान से दुगना है, इन्होंने बोला है कि सर जो लीड है 38 नंबर सवाल में वो बताइए 2 टाइम्स है किसकी, पिच की। लीड जो है वो पिच की कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो बताइए कौन सी पिच होनी चाहिए। सर डबल स्टार्ट पिच होगी, डबल स्टार्ट पिच में ही लीड का जो मान होता है वो पिच के मान से दुगना होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए लोहा और खाली जगह से जंग का निर्माण होता है, मतलब इन्होंने बोला है कि लोहा और किसकी वजह से जंग का निर्माण होता है। अरे ये वाली जंग नहीं है हाथ पैर वाली, ये रोस्ट जंग वाली है। तो बच्चों ध्यान रखना जब भी कभी लोहा में आपको 2 चीजें मिल जाती है, एक ऑक्सीजन दूसरा पानी, ओके, तो ध्यान रखना ये किसका निर्माण कर लेता है, सर ये जंग का निर्माण कर देता है, ओके। और जब भी कभी लोहे में जंग लगता है तो जंग लगने की जो क्रिया है वो हमेशा ध्यान रखना एक रासायनिक क्रिया होती है। कैसे होती है, रासायनिक। और हमेशा इस बात को याद रखना जब भी कभी लोहे में जंग लगता है मेरे दोस्त, तो बताइए उसका भार क्या हो जाता है, सर उसका भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, इस बात को नोट डाउन करेंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर होगा कि सन जंग लगने के लिए लोहा और ऑक्सीजन जरूरी है, पानी भी जरूरी है। नेक्स्ट आइए बच्चों अगला सवाल लिखा है कि हेक्सा में निम्नलिखित में से किस नट का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी शायद कल का वीडियो जो था उसमें हेक्सा के बारे में बातें बताई थी, हेक्सा ब्लेड के बारे में। तो हेक्सा ब्लेड के बारे में मैंने बताया था हम विंड नट का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग फ्लाई नट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो हेक्सा में हम किस तरह के नट का प्रयोग करते हैं, सर विंड नट का प्रयोग करते हैं, और इसी को बताइए किस नाम से जाना जाता है, फ्लाई नट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेज एक साथ जोड़े जाते हैं, है ना। बच्चों होता क्या है कि जो स्लिप गेज होते हैं ना वो बड़े मतलब कह सकते हो एकदम स्मूथ होते हैं। जब भी कभी हमें उनको जोड़ना होता है ना तो जोड़ते समय पहले हम उनको घिसते हैं, आपस में घिसते हैं। तो ऐसे ऐसे भी घिसते हैं
ऐसे ऐसे भी घुमा घुमा के भी दिखते हैं। तो ये जो घिसने की प्रक्रिया होती है स्लिप गेज में बच्चों, इसी घिसने की प्रक्रिया को ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं रिंगिंग, है ना। तो घिसने की प्रक्रिया बताइए क्या कहलाती है? रिंगिंग कहलाती है। और जब रिंगिंग कर देते हैं तब ध्यान रखिएगा हम स्लिप गेज को उठा के जोड़ते हैं, ठीक है। तो घिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिंगिंग कहलाती है स्लिप गेज में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक तुलनित्र का प्रकार नहीं है? ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इनमें से बताइए कि कौन एक तुलनित्र का प्रकार नहीं है? कॉम्परेटर जिसको बोलते हैं। बच्चा कॉम्परेटर का यूज क्या है? तो सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। जब भी कभी आपको किसी वर्क पीस को जांचना होता है तो वर्क पीस को जांचने के लिए हम गेज इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन अगर हमसे गेज ही गड़बड़ बन जाए तो गेज को जांचने के लिए बताइए किसका इस्तेमाल करते हैं? तुलनित्र का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्परेटर का, ठीक है। तो वर्क पीस को जांचने के लिए गेज, गेज को जांचने के लिए तुलनित्र। और याद रखना हाइड्रोलिक, ऑप्टल, न्यूमेटिक ये सब तुलनित्र है, लेकिन मैनुअल किसी तरह का तुलनित्र होता ही नहीं है ना। तो मैनुअल कॉम्परेटर बिल्कुल भी नहीं होता, और मैनुअल होता तो शायद हम ये सब काम भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैनुअल में तो गलती हो ही जाएगी। 43 नंबर देखिए बच्चों, 43 नंबर बोला जा रहा है टीपीआई इज ए यूनिट ऑफ मेजर ऑफ। टीपीआई इनमें से बताइए किसकी यूनिट है मेजर करने की, है ना। तो मेरे भाई इन्होंने टीपीआई बोला है ना, और कई बार मैंने टीपीआई का पूरा नाम भी आपको बताया है। सर टीपीआई का पूरा नाम होता है थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच टीपीआई का पूरा नाम है। और बच्चों इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं? तो कहना इसकी मदद से हम निकालते हैं चूड़ियों की पिच, है ना, चूड़ी की पिच। और मैंने बताया जैसे कि आपको बोला जाए कि हमारे पास एक ऐसी चूड़ी है जो 4 टीपीआई की है। सर 4 टीपीआई का क्या मतलब हुआ? सर 4 टीपीआई का मतलब हुआ 1/4 इंच इसकी पिच होगी, 1/4 इंच इसकी पिच होगी। चलो नेक्स्ट आइए 44 नंबर बच्चों, 44 नंबर बोला जा रहा है ईएस यानी ई टार्ट सुपीरियर का अर्थ क्या है? देखो यहां पर 4 वर्ड है और ये चारों वर्ड का मतलब समझ लो सब लोग। अगर कहीं लिखा हो ई टार्ट सुपीरियर कैपिटल में और ई टार्ट इंफीरियर, फिर हो सकता है ई टार्ट सुपीरियर स्मॉल में और ई टार्ट इंफीरियर स्मॉल में, ऐसे 4 वर्ड लिखे हुए मिल सकते हैं, है ना। पहली बात तो याद रखना ये जो वर्ड कैपिटल में लिखे हैं ई टार्ट सुपीरियर, ई टार्ट इंफीरियर, सर ये कैपिटल वाले वर्ड हमारे होल के लिए होते हैं, और स्मॉल वाले वर्ड जो है हमारे किसके लिए होते हैं? सर ये हमारे होते हैं सॉफ्ट के लिए। बस सुपीरियर जो होता है वो होल का होता है, हरा, लेकिन होल का कौन सा डेविएशन? अपर डेविएशन। तो बच्चों अपर डेविएशन, होल के अपर डेविएशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ई टार्ट सुपीरियर के नाम से जानते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू भी बता सकता हूं अभी। और ई आई सर इसको क्या बोलते हैं? सर इसको लोअर डेविएशन बोलते हैं। होल का जो लोअर डेविएशन है सर, लोअर डेविएशन, ध्यान सुनो, होल का लोअर डेविएशन ये ई टार्ट इंफीरियर आता है। लेकिन इसी तरह से ई टार्ट सुपीरियर अपर डेविएशन होगा, ई टार्ट इंफीरियर लोअर डेविएशन होगा, लेकिन किसका? सॉफ्ट का। मेरे भाई आप बात समझ रहा है? तो इन्होंने क्या बोला है? सर ईएस कैपिटल में बोला है, तो होल का अपर डेविएशन क्योंकि सुपीरियर है, तो होल का उच्चतर विचलन, ये सवाल का सही आंसर है। यानी होल का अपर डेविएशन कैपिटल ईएस, होल का निम्नतम विचलन कैपिटल ईआई, लोअर हायर डेविएशन ऑफ शाफ्ट ये स्मॉल ईएस, है ना। ईएस का मतलब क्या हो जाएगा? सर ईएस का मतलब हो जाएगा ई टार्ट सुपीरियर, और ये हमारा स्मॉल ई है। तो क्या मतलब होते हैं ये बात आपको क्लियर होना चाहिए सवाल के अनुसार। इसका प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, हायर डेविएशन ऑफ होल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो बहुत प्यारा सवाल था, मतलब आप इसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते थे, क्वेश्चन बढ़िया था। नेक्स्ट आइए अगला, टॉलरेंस कितने तरह के होते हैं? बच्चों जो हम कहते हैं टॉलरेंस कितने तरह के होते हैं, तो BIS के अनुसार हमारे पास 2 तरह के टॉलरेंस होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल, एक होता है बायलैटरल, है ना। तो यूनिलैटरल और बायलैटरल 2 तरह के टॉलरेंस होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइएगा, निम्न में कौन सा क्लीयरेंस फिट है? कई बार देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं छांटने के लिए, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, बस आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं इसमें, है ना। सबसे पहले देखो H7 लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां मैंने बेसिक साइज लाइन बनाई, ये लाइन बताइए कौन सी है? सर ये लाइन है बेसिक साइज की लाइन। फिर इसके बाद बताइए ये हमारा ऐसे हुआ, ये हमारा सॉफ्ट हो गया। अब ध्यान सुनो, सर कैपिटल H का मतलब होल,
और याद करो कैपिटल एच हमेशा इस तरह का टॉलरेंस जोन बनाता है, ये कैपिटल एच 7 हो गया, और ये एक्चुअली में क्या है सर, ये होल है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। फिर इसके बाद बताओ, आगे लिखा है कि इन्होंने बोला क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट का मतलब समझो सर, पहले तो स्मॉल एच यहां कहीं बनेगा सर, ये स्मॉल एच होगा जो कि हमारा टेस्टा होगा सर, ये शाफ्ट का होगा, है ना। हमें क्लियरेंस फिट बनाना है सर। क्लियरेंस फिट का मतलब क्या होता है सर, क्लियरेंस फिट का मतलब ये होता है कि जिसमें होल बड़ा हो, होल बड़ा हो तो शाफ्ट स्टेट नीचे आनी चाहिए। तो बच्चों यहां से शुरुआत ए से हो डी, बी से हो डी, सी डी ई एफ जी एच, है ना। ओके, मिल गया, मिल गया, देख लो। तो हमारा यहां एफ आएगा, ई एफ जी एच, तो सर यहां एफ आएगा, और जब एफ आ जाएगा तो होल बड़ा, हाँ देखो शाफ्ट छोटी, तो 101% ये हमारा क्लियरेंस फिट होने वाली है, ऑप्शन नंबर डी। एच वाला कुछ नहीं होगा, है ना, और एच वाला तो ट्रांजिशन होगा, पी, पी यहां कहीं आएगा ऊपर, तो जब पी ऊपर आ जाएगा तो वो हमारा दूसरी तरह की फिट हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ क्लियरेंस पूछा है मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा, चेक कर लो। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है, आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्निंग इंस्ट्रक्शन, आप मुझे बताओ इनमें से कौन वार्निंग इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो पहला है आंखों की सुरक्षा करें, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, रेस्पिरेटर का उपयोग करें, विस्फोट होने खतरा। मेरे भाई ये जो लिखा हुआ ना प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, अरे आप मुझे बताओ किसी आदमी को तुम ये कह रहे हो कि भैया वाले कमरे में प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड उपलब्ध है, ये क्या वार्निंग दे रहे हो उसको? नहीं सर, एक्चुअली में ये जो वर्ड बोला गया है ना, ये वर्ड किसका वर्ड है, तो कह देना ये वर्ड हमारे सूचना का वर्ड है, सूचना का वर्ड है। तो इन्होंने बोला ना कौन सा चेतावनी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सर, ये किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। नेक्स्ट आइए बच्चों, 48 नंबर सवाल देखिए क्या है। 48 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना का मतलब होता है कि जो बिना सोचे समझे हो, जैसे कि मान लीजिए आप चले जा रहे हो, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, ये दुर्घटना है। लेकिन जानबूझ के तुम किसी लड़की की साइकिल के सामने आ गए, सर ये दुर्घटना नहीं है, ये तो गलती है ना। तो बच्चों सवाल लिखा हुआ है हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, बिल्कुल ये दुर्घटना है ना। अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुली में चोट लग जाना, बिल्कुल ये भी दुर्घटना है। बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना, मतलब बीमा कंपनी से ना हम पैसा लेना है तो जानबूझ के हम अपनी उंगली काट ले, ये सब दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं है यार, है ये दुर्घटना नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी किसी तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं है। आइए, फर्श पर पड़े तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी टूटना, हाँ ये दुर्घटना है, ये दुर्घटना है। तो बच्चों यहां पर बीमा कंपनी से पैसा ऐंठने के लिए आपने अपनी उंगली काट ली, तो क्या दुर्घटना मान लो? नहीं सर, ये दुर्घटना नहीं है, ये तो सोची समझी साजिश है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर, बताइए क्या रहता है बच्चों। 49 नंबर ये, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया में सही से प्रतिक्रिया नहीं करता है तो बताइए उसे कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए आपके सामने एक आदमी बेहोश पड़ा है और आपने उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दिया, लेकिन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के बाद उसे सही ढंग से रिएक्शन देना चाहिए, मतलब आप सांस ले ले हो तो वो सांस ले दे, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पता है क्या होना चाहिए, कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए? तुरंत चिकित्सा की सहायता खोजे, टूटी हुई हड्डी को देखे, नाड़ी, ये सही आंसर है, नाड़ी और नेत्रों की जांच करें। बच्चों जैसे ही आपका जो भी आदमी है और वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर वो कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। तो तुरंत सबसे पहले उसकी आंख और नाड़ी चेक करनी चाहिए, पल्स चेक करनी चाहिए, पल्स चल रही है नहीं चल रही। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, प्राथमिक फर्स्ट एड का मतलब यही होता है कि डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार होता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। नेक्स्ट आइए, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स एंड ब्लंट एब्रेसिव ड्रेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, यानी ग्राइंडिंग व्हील से जो हमारे अवरोध होते हैं, कई बार आप देखो ग्राइंडिंग व्हील चलता रहता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें फंस जाती है और उसकी जो टूल्स है, कटिंग ब्लेड्स है, वो सब टुंड हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, तो उनको हटाना इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसको हटाना बोलते हैं ड्रेसिंग, है ना। मतलब आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है उसे एकदम साफ सुथरा करना
नई कटिंग एज दोबारा से निकालना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग के लिए हम लोग कौन सा व्हील यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ड्रेसिंग के लिए जो हम व्हील यूज करते हैं वो हमारा होता है स्टार व्हील। स्टार व्हील का प्रयोग हम ड्रेसिंग के लिए करते हैं, ठीक है। ट्रूइंग क्या है सर? ट्रूइंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा ड्रेसिंग करने के बाद व्हील बचा है उसको प्योर सर्कुलर शेप देना, प्योर सर्कुलर शेप देना, वो ट्रूइंग होता है। हाँ, मेरी बात समझे ना? तो ऑप्शन नंबर इसका इसके साथ जाएगा बी वाला, सोल्डरिंग भी कहते हैं। और इसके बाद बताइए क्या आता है? सोल्डरिंग। ध्यान रखना, सोल्डरिंग को हम लोग सॉफ्ट सोल्डर भी यूज करते हैं। इन तीनों के बीच अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, अक्सर। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा जाए, टेम्परेचर, तो याद रखना टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो कह देना टेम्परेचर इस क्रम में ज्यादा होता है। तो बच्चों ये टेम्परेचर का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहला काम आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछ सकता है, तो सबसे कम टेम्परेचर सोल्डरिंग में होता है, उससे ज्यादा ब्रेजिंग, उससे ज्यादा वेल्डिंग, है ना। इसके बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत, मजबूती के बारे में पूछा जाता है। मजबूती के बारे में ध्यान रखना, जो भी हमारी स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो भी सर इसी क्रम में ही बढ़ती है। मतलब इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो वेल्डिंग स्ट्रेंथ रखता है, उससे कम ब्रेजिंग, उससे कम सोल्डरिंग। ओके, सवाल का यही था, आंसर था, क्वेश्चन था कि एक सोल्डरिंग जोड़ क्या है। तो बच्चों जो हमारा सोल्डरिंग होता है वो देखिए वीटर देन ब्रेजिंग, यही सही उत्तर हो सकता है। स्ट्रॉन्गर देन ब्रेजिंग, स्ट्रॉन्गर देन वेल्डिंग, गलत। ये देखो सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि हमारा जो भी है सोल्डरिंग वो ब्रेजिंग से हमारा कैसा है? कमजोर होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे सवाल भी आपके सामने आते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल देखो 52 नंबर क्या? ड्रिलिंग ऑफ होल ऑन सिलेंड्रिकल जॉब इज डन मोस्टली, है ना। मतलब अगर मुझे ड्रिलिंग करनी है सिलेंड्रिकल जॉब में तो मैं इस में से किसका इस्तेमाल करूंगा? आसान है बच्चों। सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वी ब्लॉक का। हालांकि वी ब्लॉक के ऊपर यू क्लैंप भी लगाया जाता है जो हमारे सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ता है, और जब पकड़ेगा तो हम लोग उसमें होल भी कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी। देखो ये सब चीजें ना डिटेल में मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, समय बचाना है। सवाल देखिए क्या है कि 8 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये जनरल सवाल है, और जनरल भी इसका रिजल्ट होता है कि जब मैं कहता हूं कि 8 HP किसके बराबर होता है, तो कहना 8 HP जो है बच्चों वो 746 वॉट के बराबर होता है। 8 HP 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से एक दो रिजल्ट और भी चाहो तो आप याद कर सकते हो। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। ये जनरल फिजिक्स के सवाल होते हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। 8 न्यूटन, सर 8 न्यूटन में कितना डाइन होता है? सर 10 की पावर 5 डाइन होता है, हरा। ये सब डेटा आप याद कर सकते हैं। तो 8 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, और 746 वॉट का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला देखिए बच्चों, बोला जा रहा है फीलर गेज द्वारा मापी गई न्यूनतम मोटाई कितनी है ना। बच्चों फीलर गेज की जब आप कहते हैं स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है, फीलर गेज दो मिलने वाले पार्ट का गैप बताता है, जैसे कि दो पार्ट मिल रहे हैं उनका गैप बताता है। तो फीलर गेज की स्टैंडर्ड लेंथ होती है 100 mm, 100 mm। लेकिन जब भी कभी मैं बात मोटाई की करता हूं तो बच्चों ध्यान रखना फीलर गेज की जो मोटाई है वो 0.3 mm से लेकर 1 mm के बीच हो सकती है। यानी फीलर गेज यहां से लेकर यहां तक की मोटाई माप सकता है। तो मिनिमम जो मापता है बच्चों वो क्या मापता है? सर 0.03 mm मापता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट है अगला, एबीएस सिस्टम क्या है? हाँ, एक्चुअली में ये हमारा इंजन, जनरल इंजन का सवाल है। और एबीएस सिस्टम जब इंजन के बारे में बोला जाता है तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ध्यान रखना एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये हमारा कह सकते हो एबीएस सिस्टम होता है। और एबीएस सिस्टम की मदद से जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो गाड़ी फिसलने से रुकती है, मतलब कम फिसलती है जिसको बोलते हैं। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये हमारा एबीएस का पूरा नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर, एक आईसी इंजन में पिस्टन और चक्के की गति के संबंध में वाल्व का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? बच्चों ध्यान रखना आईसी इंजन में जब इंजन हम पढ़ते हैं तो इंजन में कई बार हमारे वाल्व खुलते और बंद होते हैं। तो वाल्वों का खुलना और वाल्वों का बंद होना ध्यान रखिएगा वाल्व टाइमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वाल्व टाइमिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं एक एक पॉइंट यहां से सुनना बच्चों, ध्यान रखना वाल्व का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? तो कहना खुलना और बंद होना कहलाता है वाल्व टाइमिंग, है ना। वाल्व ओवरलैप क्या कहलाता है? बच्चों वाल्व ओवरलैप कहलाता है जब दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं। जब दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना उसको बताइए किस नाम से जाना जाता है? वाल्व ओवरलैप कहते हैं,
वाल्व ओवरलैप कहते हैं। सर वाल्व लीड क्या कहलाता है? तो बच्चों वाल्व लीड का मतलब होता है जब वाल्व पहले खुलता है, है ना। तो जब वाल्व पहले खुलता है तो उसको बोला जाता है वाल्व लीड। ये सब टर्म है। जो वाल्व लैग क्या होता है? जब वाल्व बाद में बंद होता है, तो जब वाल्व बाद में बंद होता है तो बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है? वाल्व लैग के नाम से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। सर वाल्व का खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट आइए। ओके, ये देखिए, ये हमारा जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है। सर्किट में कितना एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, वोल्टेज इतनी है और प्रतिरोध 1 किलो ओम है। ठीक है सर। वेल्डिंग में ये आप सोच रहे होंगे कहां से आया, एक्चुअली में ये वेल्डिंग से आता है। आई बराबर होता है V डिवाइड बाई R। वोल्टेज तुम्हारा 1.5 वोल्ट है और ओम सर R है 1 किलो ओम। किलो ओम का मतलब होता है 10⁻³ ओम। हमने किलो ओम को ओम बना दिया। मेरे भाई अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो 1.5 इंटू 10⁻³ ये एम्पियर के साथ जाएगा, मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। लेकिन मेरे भाई जब हम इसको क्या कहते हैं, सर इसको अगर -3 हटा दे तो 1.5 मिली एम्पियर, -3 हटा दिया ना मैंने, तो -3 हटा दिया तो बताइए क्या बन जाएगा? 1.5 मिली एम्पियर। ये सवाल का सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर हमारा बी। 57 क्वेश्चन हो गया, है ना। नेक्स्ट ईयर बताओ। द हीट एनर्जी रिलीज टू मेजर विद द हेल्प ऑफ। सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है आप बताओ इनमें से किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, है ना। तो कैलोरीमीटर बच्चों वो डिवाइस होती है जो हीट एनर्जी को मेजर करता है। अब हीट एनर्जी लिख लो या फिर कैलोरी मान लिख लो। तो कैलोरी मान या हीट एनर्जी को मेजर करना हमारे कह सकते हैं कैलोरीमीटर का काम आता है। एनर्जी मीटर नहीं कह सकते। एनर्जी मीटर तो एनर्जी बताता है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बताता है, उसमें ऊर्जा नहीं बताता। एनिमोमीटर हवा की गति बताता है, थर्मोमीटर तापमान बताता है। नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बताइए इनमें से किसका कैलोरी मान बताता है? देखो कैलोरीमीटर भी कई सारे प्रकार के होते हैं ना, उन्हीं में से एक प्रकार है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो धारकना ठोस और लिक्विड, सर इन दोनों का कैलोरी मान बता सकता है ना। सर ठोस और लिक्विड इन दोनों का कैलोरी मान कौन बताता है? सर बॉम्ब कैलोरीमीटर बताता है। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा। और मैं आपको बता दूं कैलोरीमीटर में और भी कैलोरीमीटर होते हैं, जैसे एक होता है बॉयज एंड जेंटर, वो गैस का कैलोरी मान बताता है, गैसी ईंधन का कैलोरी मान बताता है, बॉयज एंड जेंटर कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है 60 सीआई इंजन में। सीआई इंजन समझ में आता होगा, नहीं समझ में आता तो जनरल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। बच्चों याद रखना जो पेट्रोल इंजन होता है उसको हम लोग एसआई इंजन कहते हैं। एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। जबकि जो डीजल इंजन होता है सर उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको सीआई इंजन के नाम से जाना जाता है। याद रखना पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो कौन बताता है? तो कहना पेट्रोल की क्वालिटी बताता है हमें ऑक्टेन नंबर। और आपसे कोई पूछे डीजल की क्वालिटी कौन बताता है तो कह देना डीजल की क्वालिटी बताता है सीटेन नंबर। अब मेरी बात समझो, तो पेट्रोल की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर बताता है, डीजल की क्वालिटी सीटेन नंबर बताता है। सवाल लिखा हुआ है सीआई इंजन में लैग को क्या बोलते हैं? नहीं सीआई इंजन में इग्निशन लैग को क्या बोलते हैं? इन सीआई इंजन इग्निशन लैग इज मेजर ऑफ। इग्निशन लैग किससे मेजर किया जाता है? हाँ इसका भी आंसर वही है भैया, सीटेन नंबर, है ना। इसका भी आंसर हमारा सीटेन नंबर ही है। सीटेन नंबर से हम लोग इग्निशन लैग मेजर करते हैं। बच्चों ब्यूटेन नंबर नाम का कुछ होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा एसएई जिसको बोलते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ध्यान रखना ये हमें किसी भी लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बताता है। किसी भी लुब्रिकेंट की क्या बताता है? विस्कोसिटी बताता है। फिलहाल इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है बच्चों वायु और पेट्रोल के सैद्धांतिक रूप के मिश्रण में अनुपात क्या होता है ना। याद रखना जब हम लोग पेट्रोल जलाते हैं ना तो पेट्रोल जलाते समय एयर और फ्यूल का अनुपात बताया जाता है। तो अगर आप पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल इंजन या फिर एसआई इंजन, तो एसआई इंजन में पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का अनुपात 15:1 होता है। क्या होता है? 15:1। ये सैद्धांतिक मिश्रण है, मतलब यही उपयोग लाया जाता है और इसी में दक्षता सबसे ज्यादा भी होती है 15:1। 15 एयर होगी और 8 हमारा फ्यूल होगा। नेक्स्ट है दबाव की एसआई यूनिट बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की आप मुझे बताओ एसआई यूनिट क्या है ना। तो बच्चों अगर प्रेशर की एसआई यूनिट पूछी जा रही है तो ध्यान रखना प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है।
हालांकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? पास्कल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सवाल का सही उत्तर है, पास्कल। नेक्स्ट 63 बच्चों 63 नंबर सवाल है, इन द लीफ स्प्रिंग, पत्तीदार स्प्रिंग में सबसे लंबी पत्ती को किस रूप में जाना जाता है ना? बच्चों जब भी आप पत्तीदार स्प्रिंग को देखो तो पत्तीदार स्प्रिंग ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसी। इनमें से जो सबसे लंबी स्प्रिंग है, सबसे लंबी स्प्रिंग बच्चों वो हमारी कौन सी स्प्रिंग कहलाती है? तो सबसे लंबी स्प्रिंग को ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ। किस नाम से जाना जाता है? मास्टर लीफ के नाम से जाना जाता है, सबसे लंबी स्प्रिंग, है ना? तो आंसर बताइए, मास्टर लीफ बोलते हैं हम लोग सबसे लंबी स्प्रिंग को। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 64 स्नेहन के कौन से गुण है? इन्होंने बोला है स्नेहन का कौन सा गुण, लुब्रिकेशन का कौन सा गुण है? पहला है बॉइलिंग टेम्परेचर शुड बी लो। सर बॉइलिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए, गलत। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर लो होगा तो कम से कम तापमान पे ही वो उबलना शुरू कर देगा और वेपराइज बन जाएगा। नहीं सर, बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए। फोम विकसित करना, गलत। फोम विकसित करना ये थोड़ी ना लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी है। ऑयल विस्कोसिटी शुड नॉट बी सेम इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। हाँ, ये एकदम सही प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो हमारी द्रव की विस्कोसिटी होनी चाहिए वो ठंडे और गर्म तापमान पे सेम नहीं होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे गर्म हो, देखो विस्कोसिटी का सही लॉजिक क्या है, मैं बात आपको समझ रहा हूं। देखो जैसे कि मान लीजिए आपने कटिंग स्पीड बढ़ाई, तो कटिंग स्पीड बढ़ाने से क्या होता है? अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से उसके अंदर बहने का गुण आ जाए। बहने का गुण आ जाना इसका मतलब वो जल्दी जल्दी जो है हीट को ट्रांसफर करेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना, सर हमारे जो भी लुब्रिकेंट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये सबसे तगड़ी होनी चाहिए कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़े, अर्थात आपने कटिंग स्पीड बढ़ा दी, तो उसके पास बहने का गुण आ जाए। उसके पास कौन सा गुण आ जाए? बहने का गुण आ जाए। तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, है ना? और यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारे लुब्रिकेंट के लिए। नेक्स्ट है SAE का बताइए पूरा नाम क्या है ना? ये तो मैंने बताया, विस्कोसिटी बताता ही है ऐसे। और ध्यान रखना इसका पूरा नाम क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने गलत लिखा है, ऑटोमोबाइल होता नहीं है। एक्चुअली में इसका आंसर सही होगा नन ऑफ दीज। पूरा मान होता है इसका, मतलब पूरा नाम होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव। सर ऑटोमोबाइल नहीं होता, ऑटोमोटिव होता है। अब देखो ऑटोमोटिव कहीं नहीं लिखा, है ना? तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट आइए 66 एक ड्राइंग पर सतह खुरदरापन को दर्शाया जाता है। अच्छा, खुरदरापन को कैसे दर्शाते हैं? बच्चों ध्यान रखना, जो भी हमारा खुरदरापन होता है, रफनेस होता है, वो इस तरीके से उल्टा त्रिभुज द्वारा दर्शाया जाता है। उल्टा त्रिभुज ऐसे, याद है परसों वाला लेक्चर? तो जितनी भी हमारी रफनेस होती है वो कैसे दर्शाई जाती थी? सर सबसे पहले ऐसे, फिर एक त्रिभुज, फिर इस तरह से दो त्रिभुज, फिर इस तरह से याद करो तीन त्रिभुज, याद है? फिर इसके बाद बताइए कौन सा त्रिभुज आता है? सर चार त्रिभुज। ओके, तो रफनेस को हम लोग उल्टे त्रिभुज द्वारा दर्शाते हैं। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा सतह परिष्करण प्रक्रिया नहीं है? आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी सतह परिष्करण प्रक्रिया नहीं है ना? तो बच्चों देखो, हॉर्निंग, लैपिंग, ब्रोचिंग, बच्चों ये सब सतह प्रक्रिया, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होती है, लेकिन टर्निंग नहीं है। ध्यान रखना, टर्निंग का मतलब होता है मटेरियल को रिमूव करना, सीधा सीधा ये मेटल रिमूवल प्रोसेस है। तो टर्निंग ना फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है, मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम सतह खुरदरापन दे रही है ना? लीस्ट सरफेस रफनेस, है ना? अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन लीस्ट सरफेस रफनेस का है तो आप इसको ये भी कह सकते हो बच्चों मोर सरफेस फिनिश। दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी होती है, तो लीस्ट सरफेस रफनेस बोलो या फिर मोर सरफेस फिनिश बोलो, बात हमारी एक ही है। तो टर्न इन, मिल इन, लैप इन। लैप इन सर एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। लैप इन, हॉर्न इन, है ना? ये कैसा ऑपरेशन होता है? सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। और ध्यान रखिएगा, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है इसकी मदद से ही
हम लोग सर इसकी मदद से ही हम लोग कह सकते हो तो एकदम सुपर फिनिशिंग प्राप्त करते हैं। सवाल यही था तो लीस्ट सरफेस फिनिश बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए। ओके, ये सवाल अभी इसरो के एग्जाम में आए वो सवाल है, थोड़ा देखिए बहुत प्यारा सवाल है, एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए। हरा मैं देख लू जरा आप लोग का 9वां सेट अपलोड हो गया नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं 10वां करवा रहा हूं। ओके बच्चों, बोला जा रहा है कि लीड ऑफ M8 हरा इंटू 1 बोल्ट विच है 3 मल्टीपल स्टार, 3 मल्टीपल स्टार हरा 3 मल्टीपल स्टार। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल देखिए, इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक बोल्ट है और इस बोल्ट का जो साइज इन्होंने दिया है वो कितना दिया है सर? बोल्ट का जो साइज दिया जा रहा है वो M के आगे 8 इंटू 1। आप पहले बात को यहां समझो सर, आप ये बताओ इसका क्या मतलब होता है कि यहां पर बोल्ट में बताइए पिच कितनी है, तो कहना पिच हमारी 8 mm होगी। बताओ ये जो लास्ट में होता है ये पिच होती है, और अगर ये ट्रिपल स्टार्ट है 3 स्टार्ट पिच वो है बोल्ट है, तो बताइए इसका जो लीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? लीड हो जाएगा 3 इंटू पिच, 3 इंटू पिच, और पिच का मान अगर 1 mm है तो आप साफ साफ देखिए 3 इंटू 1, तो फाइनली आंसर बताइए इसके साथ जाएगा 3 mm के साथ जाएगा। तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों 70 नंबर सवाल देखिए। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नर्लिन। नर्लिन के बारे में बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। पहला देखिए बच्चों, बोला जा रहा है नर्लिन प्रचालन उच्च वेग पर होता है। दूसरा है नर्लिन ऑपरेशन इज अ फॉर्मिंग टूल। बच्चों एकदम सही। देखो नर्लिन ऑपरेशन एक फॉर्मिंग ऑपरेशन है, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसा शेप टूल में होता है वैसा शेप हम उतार देते हैं। फॉर्मिंग ऑपरेशन है, मटेरियल रिमूव नहीं होता। आ जाइए, नर्लिन इज डन वर्ड पीस ऑफ फॉर ड्रिपिंग एंड गुड अपीयरेंस। एकदम सही। नर्लिन क्यों की जाती है? ताकि उसकी जो पकड़ है वो मजबूत हो सके, है ना। फिर आगे लिखा है डायमंड नर्लिन इज द वन टाइप ऑफ नर्लिन। एकदम सही मेरे भाई। नर्लिन के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, जबकि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो नर्लिन हमारा जो है उच्च वेग पे होता है। एक्चुअली में जो नर्लिन होती है जितने भी फॉर्म टूल से बनाए जाने वाले प्रोसेस होते हैं, जितने भी फॉर्म टूल से बनाए जाने वाले प्रोसेस होते हैं वो हमेशा याद रखना कैसे होते हैं, लो स्पीड पे होते हैं। तो सवाल का सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। सर ए में बोला जा रहा था कि नर्लिन हाई स्पीड पे होगी, और नर्लिन हाई स्पीड पे नहीं होती सर, लो स्पीड पे होती है। आगे देखिए, ट्रीपैनिंग इज अ मेथड ऑफ। सर ट्रीपैनिंग का मतलब क्या है? ट्रीपैनिंग सर ट्रीपैनिंग का मतलब ये होल को थोड़ा बड़ा करना है, मतलब ये होल बनाने की विधि से संबंधित है। तो चूड़ी बनाना गलत है सर, है ना। सील द होल, होल को बंद करना ये भी गलत है सर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जाएगा ट्रीपैनिंग में हम लोग होल बनाते हैं। एक्चुअली में होल क्या बनाते हैं? बने हुए होल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो उसको भी ट्रीपैनिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है खुदरापन 0.2 mm से लेकर 0.8 mm, बताइए इनमें से किसके द्वारा इंडिकेट किया जाएगा? 0.2 से 0.8, हरा 0.2 से 0.8 बोला है। बच्चों अगर आपको ये टेबल नहीं याद है तो आप इस टेबल को भी याद करके इसका आंसर दे सकते हो कि 0.2 से लेकर 0.8 ये किस में जा रहा है? तो 0.2 से लेकर 0.8 हमारा 3 ट्रायंगल में जा रहा है, 3 ट्रायंगल। अब इसको अगर नहीं याद आ रहा उस समय, मान लो ये टेबल तो नहीं याद है, तो हम लोग इसको याद भी किए थे, हरा कैसे मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले याद करो, मैंने 50 माइक्रोमीटर कहा था, फिर 50 का आधा कितना था? 25, 25.5, 25 माइक्रोमीटर, फिर 12.5, 12.5 के बाद 6.3, 6.3 का जो आधा था वो कितना था? 3.2 के आसपास, फिर 1.6, 0.8, 0.4, 0.2, हरा 0.2 आधा आधा करना है, 0.2 के बाद 0.1, 0.1 के बाद 0.05 और 0.05 के बाद 0.0225। बोलो अब चेक कर लो जल्दी से, ये 12 है कि नहीं है ना। तो यहां से शुरुआत किससे हुई थी? ये था N1, और बच्चों ये शो किया था हमने N12 के नाम से।
फिर याद करिए ये जो पहला वाला था इसको फिनिश किया था आपने, मतलब दर्शाया था इस तरह से, बाकी दो वाले को दर्शाया था हमने ऐसे, ऐसे नहीं, उल्टा त्रिभुज से, एक त्रिभुज से। फिर यहां से जो तीन बने थे ये हमारे दो त्रिभुज थे ऐसे, फिर आगे वाले जो तीन थे वो तीन त्रिभुज से दर्शाए रहे थे, और फिर आगे वाले जो तीन है वो हमारे चार त्रिभुज से दर्शाए रहे थे। ठीक है, तो ये सरफेस रफनेस के ग्रेड थे जो आपको याद करने हैं, है ना। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ इन्होंने क्या बोला था 0.2 से 0.8, तो देखो 0.2 से 0.8 सर तीन ट्रायंगल से शो करेंगे। हालांकि मैं इनके नाम भी बता सकता हूं, है ना, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, तो मेरे भाई ये N4, ये N5, ये N6। ठीक है, तो चलो आ जाइए नेक्स्ट। बच्चों CLA क्या है, ध्यान रखना जब भी कभी हम लोग सरफेस रफनेस की बात करते हैं ना तो वहां पर एक लाइन डिफाइन की जाती है CLA, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन एवरेज। तो अगर कोई पूछे कि CLA का पूरा नाम क्या है तो आपको कहना है इसका पूरा नाम है सेंटर लाइन एवरेज। ओके, सेंटर लाइन एवरेज के नाम से जाना जाता है। और बच्चों ये कहां मिलती है हमें, कह देना ये सरफेस रफनेस में हम लोग पढ़ते हैं CLA, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 74 नंबर बोला जा रहा है कि दिया गया प्रतीक बताइए क्या है ना। कल मैंने प्रतीक भी बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से V बना हो, बीच में सर्कल बना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक ऐसा ऑपरेशन करना है जिसमें मेटल रिमूवल ना हो, है ना। तो ध्यान रखना है ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है जिसमें सर्कल बनने का मतलब यही है जिसमें मटेरियल रिमूव ना हो, मटेरियल रिमूव ना हो। हाँ ठीक है, चलो आंसर दीजिए। तो किसी भी मशीनिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, गलत, ये गलत है। किसी भी मशीनिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए जो सिंबल आया था वो ऐसे वाला आया था, ऐसे वाला, ये सिंबल था। सामग्री हटाने की अनुमति नहीं है, ये एकदम सही, मटेरियल रिमूवल इज नॉट अलाउड, ये सही है। मशीनन द्वारा, मशीनन का मतलब मटेरियल रिमूव हो, है ना, तो मटेरियल रिमूव हो तो इसका जो सिंबल आया था बच्चों, इसका सर इसका सिंबल ऐसे आया था कुछ, ये जब मटेरियल रिमूव हो। ओके, तो फिलहाल इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्योंकि जो चित्र दिखाया गया है उसमें बीच में सर्कल बना है, और सर्कल का मतलब यही होता है कि जिसमें मटेरियल रिमूव ना हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों 75 नंबर देखिए क्या इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी रफनेस ग्रेड 6.3 को शो करती है। अभी मैंने पूरा टेबल खुद ही बना के दिखाया आपको कैसे बनाना है ना, तो मैंने रटा नहीं है उसको, आप ये मत सोचो कि मैंने रटा हुआ, कुछ नहीं रटा, मैं तो ऐसे तुरंत बना दूंगा। सर इन्होंने 6.3 बोला था, ये देखिए ये है 6.3। अब आप बताओ 6.3 ये है, तो ये N12, N11, N10, N9, तो 6.3 बताइए किसमें जाएगा, सर N9 में जाएगा, और इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, N9 के साथ जाएगा। ओके, तो यहां पर देखो आपके साथ जो भी मेरे सवाल थे 75 क्वेश्चन, यहां पर 10वां सेट जो था वो आज कंप्लीट हो गया। इसकी PDF भी आपको बगल में मिल जाएगी, आप लोग इसके सारे क्वेश्चन लगाते जाइए और कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास समय बचता है तो और भी आप सेट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और इनकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों जो भी हम लोगों ने वादा किया था वो पूरा हुआ, और आज जो तारीख है वो शायद 13 है, 13 तारीख तक हमने आपको फिटर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।